नमस्कार। आज की इस क्लास में मैं आपके साथ रीजनिंग का एक बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका नाम है सिलोजिज्म या फिर हम लोग इसको न्याय निगमन के नाम से भी जानते हैं। ये जो आपका चैप्टर है, ये चैप्टर आपके पास बैंक, एसएससी और हमारे जितने भी राज्य स्तरीय वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं तो स्टेट एग्ज़ामिनेशंस में भी पूछा जाता है। अब यहाँ से यदि मैं बात करूँ तो बैंक में इसका जो वेटेज रहता है वह 0 से 5 अंक के लिए। एसएससी में यदि हम बात करें तो 0 से 1 प्रश्न आपके साथ पूछा जाता है और सेम स्टेट लेवल में भी आपके पास 0 से 1 प्रश्न रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ टॉपिक को। इस टॉपिक को मैंने सबसे पहले इसलिए लिया क्योंकि अधिकतर विद्यार्थियों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना आ पाए। ठीक, चलिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और साथ साथ लिख रहा हूँ, आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि पेन पेपर का यूज़ करके पढ़ें, तो निश्चित ही आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा। सिलेजिस टॉपिक में यदि मैं सबसे पहले बेसिक बात करूँ तो आपके पास दो तरह के स्टेटमेंट होते हैं। फर्स्ट वन आपका अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स होंगे, देन आफ्टर सेकेंड वन इज नेगेटिव स्टेटमेंट्स। अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स या हम हिंदी में बोले तो सकारात्मक कथन मीन्स जिनमें नॉट वर्ड का यूज़ नहीं होगा, और नेगेटिव मीन्स जिनमें नॉट वर्ड का यूज़ होगा। फर्दर हम अफर्मेटिव को 2 पार्ट्स में स्प्लिट अप करते हैं। फर्स्ट वन होगा आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स एंड सेकेंड वन होगा इसमें पर्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स। देन आफ्टर नेगेटिव में भी ये सेम यूनिवर्सल नेगेटिव स्टेटमेंट्स एंड सेकेंड वन इज पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक, यूनिवर्सल अफर्मेटिव यदि मैं हिंदी में बात करूँ तो इसको बोलेंगे पूर्ण सकारात्मक कथन। पर्टिकुलर अफर्मेटिव मीन्स इसको बोलेंगे आप लोग आंशिक सकारात्मक कथन। नेक्स्ट पूर्ण नकारात्मक कथन, और ये हो जाएगा आपका आंशिक नकारात्मक कथन। ठीक है, कोशिश करूँगा दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ चल पाए। अब यदि यूनिवर्सल अफर्मेटिव या हिंदी में वर्ड हम देख रहे हैं पूर्ण सकारात्मक कथन, तो बेसिकली पूर्ण सकारात्मक कथन या यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स को देखें तो ऑल एस आर पी। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जितने भी एस हैं वो सारे के सारे एस क्या है, पी है। ठीक है, तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव। पर्टिकुलर अफर्मेटिव मीन्स मैं आपको सिलेक्शन करूँ, जैसे मैं लिखूँ सम एस आर पी, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि पर्टिकुलर कुछ एस क्या है, पी है। ठीक है, यूनिवर्सल नेगेटिव इफ मैं बात करूँ तो आएगा नो एस इज अ पी। देन आफ्टर पर्टिकुलर नेगेटिव मीन्स मैं पर्टिकुलर कुछ एस पी नहीं है लिखूंगा तो सम एस आर नॉट पी। क्लियर, तो आपके पास 4 तरह के स्टेटमेंट हो गए। अब मैंने हिंदी वर्ड्स लिखे पूर्ण, आंशिक, तो इन पूर्ण सकारात्मक कथन, आंशिक सकारात्मक कथन को आप बहुत अच्छे से क्लियरिफाई कर पा रहे होंगे किस तरह का वर्किंग कर रहे हैं। अब यदि यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट है तो ऑलवेज ऑल वर्ड से स्टार्ट होगा, पर्टिकुलर अफर्मेटिव सम से स्टार्ट होगा। बिकॉज ऑफ ये दोनों टाइप आपके अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स है, एज आई मेंशन अर्लियर कि अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स है तो नॉट वर्ड का यूज नहीं होगा। राइट, तो आप देख रहे हैं ऑल एस आर पी, सम एस आर पी, आपके पास नॉट वर्ड का यूज नहीं है। अब जो अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स हैं उनको शॉर्ट में अपन लोग डिनोट करेंगे कैपिटल ए से। पर्टिकुलर अफर्मेटिव को डिनोट करूंगा मैं कैपिटल आई से। यूनिवर्सल नेगेटिव को डिनोट करूंगा कैपिटल ई से, और पर्टिकुलर नेगेटिव को डिनोट करूंगा कैपिटल ओ से। राइट, तो आपके पास 4 टाइप्स के स्टेटमेंट्स हो गए। दीज आर ए ई आई ओ। ठीक, तो आप क्या ध्यान रखेंगे, ए मीन्स आपके लिए होगा ऑल,
ई मीन्स नो, आई मीन्स सम एंड ओ मीन्स आपके लिए वर्क करेगा सम नो। तो आपके पास ये टोटल 4 टाइप के स्टेटमेंट्स। अब इन 4 टाइप के स्टेटमेंट से ही कंक्लूजन्स ड्रॉ करने आपको आने चाहिए। ठीक, टॉपिक का एक बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर है। फाइन स्ट्रक्चर इन द सेंस कि फर्स्टली आपको डेफिनेट कंक्लूजन्स फाइंड करने हैं। डेफिनेट कंक्लूजन्स जब आप फाइंड करना सीख जाएंगे, उसके बाद आपको ईदर और कंडीशंस सीखनी होती हैं, ईदर और के बाद पॉसिबिलिटी, इस तरह से चल रहा है। ठीक है, तो अभी कोई हरेडली नहीं चलेंगे। अब आपको जो मैं टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ, वो टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ वेन डायग्राम की हेल्प से। तो वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, ये आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी। रिप्रेजेंटेशन, तो वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे और वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से डेफिनेट कंक्लूजन्स फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा और मैं अभी बीच में इंटरप्ट करना चाहूँगा। यू आर नॉट टू एज्यूम एनीथिंग अदर देन द गिवन स्टेटमेंट। आपको गिवन स्टेटमेंट के एक्सेप्ट अभी कुछ एजम्पशंस नहीं लेने। लाइक जैसे यहाँ पे कहा था सम एस आर पी, ठीक है, सम एस आर पी आपको कह रखा है, तो बेसिकली आपको इतना ही जो दे रखा है उतना ही आप मानेंगे। मतलब एस में से आपके पास कुछ एस पी है, बट रेस्ट ऑफ द एस क्या है क्या नहीं है इसका कोई आइडिया आपको नहीं है। इफ मैं सपोज दैट और फर्दर एग्जांपल लूं, मैं कहूं सम स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, तो मैंने आपको कहा कि कुछ स्टूडेंट्स हार्ड वर्किंग है, तो सम स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग। इफ मेरा ये स्टेटमेंट है तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से कुछ स्टूडेंट्स क्या है, हार्ड वर्किंग है। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेरे पास हार्ड वर्किंग है या फिर नहीं है, इसकी मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। क्लियर? तो बस मैं आइडेंटिफाई क्या कर रहा हूँ, या गिवन स्टेटमेंट क्या कर रहा है, सम स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, इट मीन्स जस्ट आई हैव नॉलेज दैट स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स क्या है, हार्ड वर्किंग। रेस्ट ऑफ द हार्ड वर्किंग नहीं है, ये डेफिनेट नहीं है, राइट? तो मैंने आपको ये कहा यू आर नॉट टू एज्यूम अदर देन एनीथिंग गिवन स्टेटमेंट। तो इफ आपको स्टेटमेंट मिल रहा है सम एस आर पी, तो आप क्या ध्यान रखेंगे, एस का कुछ पोर्शन आपके पास किससे कनेक्ट होगा, पी से कनेक्ट होगा, बट रेस्ट ऑफ द पोर्शन एस का क्या है क्या नहीं है इसका हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतने ही। अब देखिए वेन डायग्राम सबसे पहले हमें ड्रॉ करना आना चाहिए ऑल केस का। जैसा कि मैं बता चुका हूं, ऑल केस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से। स्टेटमेंट इफ आपके पास आया ऑल एस आर पी, तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा कि आपके पास जितने भी एस हैं उसमें से सारे एस आपको ओवरलैप करने किसमें करने, पी में। ठीक है, एक ही पर्टिकुलर स्टेटमेंट के एक से अधिक वेन डायग्राम्स हो सकते हैं, बट टीचर टू टीचर डिपेंड करता है। मैं जस्ट एक सिंगल वेन डायग्राम के हेल्प से टॉपिक आपको सिखा के आगे ले जाऊंगा। तो ऑल एस आर पी, तो आपने इवन लिखा ऑल एस आर पी। ठीक, अब यहां से हम लोग लिखना चाहेंगे वैलिड कंक्लूजन्स। वैलिड कंक्लूजन्स इन द सेंस दोज कंक्लूजन्स विच will follow 100% from the given statement and Venn diagram। ठीक, तो मैं आपको 100% डेफिनेट कंक्लूजन्स की बात करूंगा, और जैसा कि मैंने अभी बोला कि पहले हमें डेफिनेट चीज़ आनी चाहिए, देन आफ्टर हम लोग पॉसिबिलिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पे पहला वैलिड कंक्लूजन आता है सम एस आर पी। सेकेंड वैलिड कंक्लूजन आएगा सम पी आर एस। अब ये बुकिश लैंग्वेज मैंने आपके पास लिख दी कि सम एस आर पी, सम पी आर एस, बट इफ मैं बुकिश लैंग्वेज यहाँ पे आपके साथ लिख रहा हूँ तो वर्किंग क्या है कि ये बुकिश लैंग्वेज तो आपको हर जगह मिल जाएगी, तो इसको किस तरह से हम लोग आगे कन्वर्ट करें तो समझिएगा। ये किस तरह से लिखा है वो देखें। अगर मेरे पास सम एस आर पी लिखा हुआ है तो इसकी वर्किंग अब आप समझेंगे कैसे लिखा है सम एस आर पी। सपोज दैट आपका कोई हाउस है, अब आपका कंप्लीट हाउस, आपका पूरा का पूरा घर मान लीजिए जयपुर में सिचुएटेड है।
अगर आपका पूरा घर जयपुर में सिचुएटेड है तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ कि आपके घर का जो एक रूम है वह भी कहाँ पे सिचुएटेड होगा, जयपुर में सिचुएटेड होगा। अगर आप कहते हैं कि सर मेरा पूरा घर जयपुर में है, आपका एक ही घर है और वो पूरा घर अगर जयपुर में है, तो मैं कहूँ कि क्या ये आपके घर का एक जो रूम है वो जयपुर में होगा, तो आप क्या कहोगे सर बहुत ही सिंपल है, जब मेरा पूरा घर ही जयपुर में है तो मेरा घर का ये रूम भी कहाँ पे होगा, जयपुर में। इट मीन्स क्या हुआ कि अगर ये आपका हाउस है, इस हाउस को मैं नेमिंग कर दूँ एस और जयपुर की नेमिंग कर दूँ पी, तो अगर आपका पूरा घर जयपुर में था तो आपका आधा घर भी या सम पोर्शन भी किस में आएगा, जयपुर में। तो इफ ऑल एस आर पी आपको स्टेटमेंट गिवन है तो वहां से आप कंक्लूड करेंगे कि सम एस आर पी ये भी डेफिनेट ट्रू होगा। इफ ये चीज ट्रू है तो सम एस आर पी भी ट्रू होगा, राइट। अब नेक्स्ट देखिएगा, जयपुर के एंड से देखें तो जयपुर के एंड से हम क्या देख पा रहे हैं कि जयपुर का कुछ पोर्शन, मतलब ये कंप्लीट आपका जयपुर था, ठीक है। अब ये कंप्लीट जयपुर है, जयपुर में से कुछ पोर्शन, मान लीजिए ये वाला पोर्शन, हम लोग एग्जैक्टली वेन डायग्राम नहीं ले रहे हैं, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बना रहा हूँ, ये वाला पोर्शन आपका हाउस ने कवर कर रखा है, तो मैं जयपुर के एंड से क्या बोलूंगा कि जयपुर का कुछ पोर्शन या कुछ एरिया डेफिनेटली किसने कवर कर रखा है, आपके हाउस ने। जो ये रेस्ट ऑफ द जयपुर है जो डार्क नहीं किया मैंने, ये बेसिकली क्या क्या एरिया रखता है, इसमें किन के घर हैं, मॉल्स हैं, हॉस्पिटल, इसके बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, मैं डेफिनेट नहीं हूँ। तो मैं क्या बोलना चाहूँगा कि इस जयपुर के एंड से कुछ जयपुर का एरिया डेफिनेटली आपके हाउस ने कवर कर रखा है, कुछ ही किया ना, तो हम क्या बोलेंगे कि पी का कुछ पोर्शन डेफिनेटली किसने कवर किया रखा है, एस ने। तो पी का कुछ पोर्शन डेफिनेटली एस ने कर किया, तो सम पी आर एस ये आपका ओके हो गया, ठीक। तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि सम एस आर पी एंड सम पी आर एस किस तरह से मैंने लिखे हैं, ठीक। कोई भी चीज़ बेसिकली कंसेप्चुअल टॉपिक्स में हम लोग एजम्पशंस के ऊपर ट्राई नहीं कर सकते, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग का आपके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, राइट। होप सो समझ में आया होगा। तो ये आपके पास मैंने ऑल केस का वेन डायग्राम लिया और ऑल केस के वेन डायग्राम को मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में मैं अगर ऑल केस को समझा आया हूँ तो फर्दर फिर आपके साथ आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा आपके साथ नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग सम केस की। सम केस को इफ हम लोग डिनोट करेंगे तो सम केस को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल आई से, ठीक है। तो सम केस को डिनोट करना पड़ेगा कैपिटल आई से, और इफ हम लोग इसको कैपिटल आई से डिनोट करेंगे, एक मिनट दीजिएगा, ठीक। देखिए, अगर मैं इसको कैपिटल आई से डिनोट करता हूं सम केस को, तो आप इसका सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट होगा सम एस आर पी, कुछ एस पी है। इफ मैं इसका वेन डायग्राम लूँ तो कुछ इस तरह का बनेगा, एस का कुछ पोर्शन ओवरलैप होकर किस में आएगा, पी में। तो एस का कुछ पोर्शन ओवरलैप होकर आया पी में, तो सम एस आर पी। अब जैसे ही मैं सम एस आर पी बना रहा हूँ तो यहाँ से वैलिड कंक्लूजन्स आएंगे, और वैलिड कंक्लूजन्स का मीनिंग अगेन दोज कंक्लूजन्स which will follow 100% or I can say will be definite from the given statement and Venn diagram। तो हम क्या देख रहे हैं, S का कुछ पोर्शन P में आया, तो if S का कुछ पोर्शन P में आया तो डेफिनेटली P का कुछ पोर्शन किस में आएगा, S में, तो सम पी आर एस, ठीक। कैसे देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके गांव के कुछ पर्सन्स जयपुर में रहते हैं, तो मैंने बोला आपका ये विलेज है, आपके विलेज के कुछ पर्सन्स, ये आपके विलेज के कुछ पर्सन्स कहाँ पे रहते हैं, जयपुर में रहते हैं। अब आपके विलेज के कुछ पर्सन्स जयपुर में रहते हैं, तो हमें डेफिनेट कितना हुआ कि आपके विलेज के कुछ पर्सन्स तो जयपुर में हैं, बट जो ये रेस्ट ऑफ द विलेज के पर्सन्स हैं ये विलेज में ही रहते हैं या किसी अनदर सिटी में रहते हैं, इसके बारे में मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। और मैं कहूँ कि जयपुर में डेफिनेटली जितने भी सिटीजन्स हैं, ये कंप्लीट जयपुर में रहने वाले लोग हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं उसमें से कुछ सिटीजन्स तो डेफिनेटली आपके विलेज से आ रहे हैं, बट रेस्ट ऑफ द सिटीजन्स कौन सी सिटीज से आए हैं, कौन है, इसके बारे में हमारे पास कोई डेफिनेट कंक्लूजन्स नहीं है। क्लियर। तो आप क्या बोलेंगे, विलेज का
कुछ सिटीजन्स जयपुर में रहते हैं, तो मैं डेफिनेट हूँ कि जयपुर में डेफिनेटली और डेफिनेटली कुछ पर्सन तो आपके नोन है। तो मैंने यही बोला है एस का कुछ पोर्शन ओवरलैप होकर पी में गया, तो डेफिनेटली पी का कुछ पोर्शन ओवरलैप होकर किस में आएगा, एस में। तो यहाँ पे सम पी आर एस होगा, ठीक है। जस्ट एक ही कंक्लूजन फॉलो करेगा। आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि रेस्ट ऑफ एस का कुछ पोर्शन पी में गया तो रेस्ट ऑफ द पोर्शन एस का पी नहीं है। क्लियर? बिकॉज हम डेफिनेट नहीं है इस बारे में, बहुत ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट है आपके पास नो केस। नो केस को इफ मैं डिनोट करूं तो वो डिनोट होगा आपका कैपिटल ई से। किससे डिनोट होगा? कैपिटल ई से। तो इसका स्टेटमेंट बनेगा नो एस इज अ पी। इफ मैं वेन डायग्राम लूं तो कुछ इस तरह से बनेगा एस में से कोई भी एस पी नहीं है, ठीक। नो एस इज पी। अब आप में से कई लोग वैलिड कंक्लूजन कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। इफ आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो मानिएगा आपको मेरी बात समझ में आ रही है, आपको टॉपिक समझ में आ रहा है। तो 100% श्योरिटी के साथ क्या फॉलो करेगा, एस का कोई पोर्शन पी नहीं है, तो यहाँ पे पहला कंक्लूजन फॉलो करेगा नो पी इज अ एस। सेकेंड फॉलो करेगा सम पी आर नॉट एस, ठीक। स्टैंडर्ड बुक्स में ये दो कंक्लूजन्स ही दिए होते हैं, बट ये थर्ड कंक्लूजन भी क्वेश्चंस में ओके होगा, क्योंकि कोई एस पी नहीं है तो हम लोग बोलेंगे सम एस आर नॉट पी, ठीक। इसका भी एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, बट बहुत शॉर्ट में और समझ में आ जाएगा आराम से। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके विलेज का कोई पर्सन आज तक आईएएस नहीं बना, तो मैंने क्या बोला, आपके विलेज का कोई पर्सन आईएएस नहीं बना, तो इट मीन्स क्या हुआ कि जितने भी आईएएस होंगे उनमें से कोई भी आपके गांव का नहीं होगा, ठीक है। तो क्या बोलूँगा कि अगर ये एस विलेज हो गया, आईएएस पी हो गया, तो आपके विलेज से कोई भी आईएएस नहीं बना, तो नो एस इज पी। तो रिवर्स में भी ये भी तो ट्रू है कि कोई आईएएस भी आपके गांव का नहीं है, तो नो पी इज अ एस, यही मैंने पहला लिखा है। अब नो एग्जिस्ट कर रहा है, तो नो पी इज एस, मतलब कोई आईएएस अगर आपके गांव का नहीं है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँ क्या ये आईएएस का पोर्शन आपके गांव का होगा, तो आप कहेंगे सर जब कोई आईएएस ही मेरे गांव का नहीं है तो ये वाला पोर्शन भी आईएएस का मेरे गांव का नहीं होगा। तो ये पोर्शन क्या हो गया, सम। तो सम पी आर नॉट एस ये भी एग्जिस्ट करेगा, और क्योंकि आपके विलेज का कोई पर्सन आईएएस नहीं है तो आपके पास विलेज का ये पर्सन भी आईएएस नहीं होंगे, तो सम एस आर नॉट पी, ठीक। तो तीन कंक्लूजन एग्जिस्ट किए। नेक्स्ट सम नॉट केस। सम नॉट केस को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल ओ से। इफ स्टेटमेंट की बात करूं तो इसका स्टेटमेंट मैंने लिखा सम एस आर नॉट पी। थोड़ा केयरफुली समझिएगा, नहीं आउट होने के चांसेस रहते हैं इस केस में। सम एस आर नॉट पी, तो आप क्या देख रहे हैं, ये आपके पास एस है, एस में से कुछ एस, ये पर्टिकुलर एस, ये क्या नहीं है, पी नहीं है। तो एस में से ये वाला पोर्शन एस का पी नहीं है, ये क्रॉस किया ना आपने। अब एस का हमें डेफिनेट किया कि ये पर्टिकुलर पोर्शन पी नहीं है। रेस्ट ऑफ द एस जो लाइन के इधर है ब्लैंक है, वह पी से कनेक्ट होगा, पी से कनेक्ट होगा या नहीं होगा, इसमें मेरे पास कोई डेफिनेट कंडीशंस नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे अगर मैं वैलिड कंक्लूजन्स की बात करूँ तो आपके पास कोई भी वैलिड कंक्लूजन एग्जिस्ट नहीं करता। मीन्स रेस्ट ऑफ द एस एंड पी में आपस में कोई कनेक्शन होगा, कनेक्शन इन द सेंस ऑल नो सम का कनेक्शन होगा, डेफिनेट कनेक्शंस होगा। 100% श्योरिटी के साथ कंक्लूजन्स हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। दैट्स वाई सम नॉट केस में कोई भी वैलिड कंक्लूजन नहीं होता, ठीक है। तो आपको ये वेन डायग्राम्स बनाने बहुत ईजी वे में आ गए होंगे। डेफिनेट कंक्लूजन्स मैंने कैसे लिखे वो भी समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन डिजाइन कर देते हैं। चलिए देखिए, सपोज दैट मैंने आपके साथ क्वेश्चन डिजाइन किया, पहला स्टेटमेंट लिखा, स्टेटमेंट है आपके पास ऑल पेशेंट्स आर नर्स। डायरेक्ट वेन डायग्राम लूंगा, ऑल पेशेंट आर नर्स। आप केवल इसको इस तरह से लीजिएगा कि आपको ये पूरा कंप्लीट जो मैंने बात की वो समझ में आई या नहीं आई वो चेक कीजिएगा। तो ऑल पेशेंट आर नर्स, इफ ऑल पेशेंट आर नर्स है तो मैंने जस्ट अगर मान लीजिए एक स्टेटमेंट दिया था ऑल पेशेंट आर नर्स, तो यहाँ से डेफिनेट कंक्लूजन आप क्या बोल पाएंगे। देखिए, क्योंकि सारे पेशेंट नर्स हैं और मैं आपसे पूछूं सम पेशेंट्स आर नर्स, तो आप क्या बोलेंगे,
कि सर जब सारे पेशेंट नर्स थे तो कुछ पेशेंट भी डेफिनेटली क्या होंगे, नर्स होंगे। ये बात सही है ना। तो बस टॉपिक में भी यही करना, आपको स्टेटमेंट मिलेगा, वेन डायग्राम बनाना और चेक करना है कि कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स है। सेकेंड, अगर मान लीजिए आपको देता कि सम नर्स आर पेशेंट, ट्रू और फॉल्स, तो आप कहेंगे ये भी ट्रू है, क्योंकि ऑल केस में आपको मालूम है दो ही कंक्लूजन फॉलो करते हैं। तो मैंने जो अभी तक आपको बताया उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं कि उसका किस तरह से इंप्लीमेंटेशन होगा। सेकेंड स्टेटमेंट मैंने ड्रॉ कर दिया, सम नर्स आर डॉक्टर, तो सम नर्स आर डॉक्टर। ध्यान दीजिएगा, मैं हमेशा डेफिनेट डायग्राम्स ही ड्रॉ करता हूं। अगर नर्स और डॉक्टर में सम का रिलेशन है तो मैं नर्स और डॉक्टर में जस्ट सम का रिलेशन ही ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सम नर्स आर डॉक्टर, तो नर्स का कुछ पोर्शन किस में आ गया आपके पास, डॉक्टर में। तो मैंने नर्स और डॉक्टर को कनेक्ट किया, तो रिवर्स में क्या ट्रू होगा आपके पास, एक कंक्लूजन आप ऐड कर देंगे इसमें, और वो कंक्लूजन नंबर थर्ड में यहाँ पे लिख रहा हूँ, और वो क्या बनेगा आपके लिए, सम डॉक्टर आर नर्स, तो सम डॉक्टर आर नर्स। ये आपके पाप तीन कंक्लूजन्स ट्रू होंगे। इसके एक्सेप्ट अगर कोई और कंक्लूजन्स लिखा जाएगा तो डेफिनेट में वो ट्रू नहीं होगा। ठीक है, होप सो आपको डेफिनेट कंक्लूजन्स की थ्योरी समझ में आई होगी। जैसे मैं नेक्स्ट पार्ट में आता हूँ तो मैं पॉसिबिलिटी के बारे में भी आपसे चर्चा करूँगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा कंटेंट डिलीवरी, टॉपिक पे कमांड अच्छी लगे, पसंद लगे, तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।